Audio Jungle. हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद बहुत बेहतर होंगे, जहां होंगे बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतर अच्छे से ढंग से चल रही होगी। तो मैं सिकंदर सर आ गया हूं आपके सामने क्लास 10th का पहला सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग लेकर के। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर शेयरिंग। व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उम्मीद है आप सभी तैयार होंगे इस डिस्कशन के लिए। मस्ती मस्ती में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है पावर शेयरिंग। आज की क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन है आप सभी के लिए। हालात के कदमों में कभी सिकंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी सिकंदर नहीं गिरता, टूटे भी अगर तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। हालात के कदमों में कभी सिकंदर नहीं गिरता, टूटे भी अगर तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरती हैं लहरें समंदर में, मगर समंदर कभी लहरों में नहीं गिरता। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आप अपना आज का क्लास। पावर शेयरिंग। पावर मीन्स शक्ति, सत्ता। शेयरिंग मीन्स बंटवारा, यानी कि सत्ता और शक्ति का बंटवारा। क्या है सत्ता और शक्ति का बंटवारा? आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे सारे फैसले या तो एक व्यक्ति या एक समुदाय लेती है। तो क्या अलग अलग प्रकार के सोशल ग्रुप्स, अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज जिनमें डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, अगर उनमें डाइवर्सिटी है तो क्या एक साथ वे रह सकेंगे? अगर एक ही समुदाय के लोग सत्ता उनके हाथ में, एक ही समुदाय के लोगों के अगर हाथ में सत्ता हो, तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि समाज के, राष्ट्र के अलग अलग समुदायों के बीच में सत्ता का बंटवारा हो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, ताकि सभी राष्ट्र में रह करके और राष्ट्र की प्रगति कर सके और सबको यह लगे कि यह राष्ट्र उनका है। इसी को कहते हैं हम पावर शेयरिंग, कि अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को हम एक साथ लेकर के आए, उनको अलग अलग शक्तियां दें, ताकि उन्हें यह महसूस हो या उन्हें लगे कि इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र को के संचालन में उनकी अहम भागीदारी है, उनका योगदान है। इसी को पावर शेयरिंग कहते हैं। सबसे अच्छा होता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कहानियां, उदाहरण। तो इस चैप्टर में दो राष्ट्र के बारे में बताया गया, दो नेशंस के बारे में, बेल्जियम के बारे में एंड श्रीलंका के बारे में। हम समझेंगे बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। जब बेल्जियम और श्रीलंका की स्ट्रक्चर को हम समझ लेंगे, तब हमें पावर शेयरिंग की अच्छी समझ आ जाएगी। बेल्जियम, पहला है बेल्जियम। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, और अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, एरिया के दृष्टिकोण से देखें, तो हरियाणा से भी छोटा है। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नेदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। और जो बेल्जियम है उसकी सीमाएं चार अलग अलग देशों से मिलती है। पहला है फ्रांस, दूसरा है नेदरलैंड्स, तीसरा है जर्मनी एंड चौथा है लक्समबर्ग। क्या याद रखेंगे? पहला बात यह याद रखना है कि बेल्जियम की सीमाएं चार अलग अलग राष्ट्रों से मिलती हैं। पहला वो राष्ट्र है फ्रांस, दूसरा है द नेदरलैंड, तीसरा है जर्मनी एंड चौथा है लक्समबर्ग। It has population a little over 1 crore, about half of the population of हरियाणा। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है, यानी कि हरियाणा राज्य के जनसंख्या के आधी जनसंख्या है इसकी। The ethnic composition of this country, a small country, is very complex.
लेकिन जो इसकी इथनिक कंपोजिशन है, क्या होता है इथनिक कंपोजिशन? व्हेन वी शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन हिस्ट्री, देन इट इज कॉल्ड इथनिक। यानी कि किसी एक समुदाय के लोग अगर एक तरह की भाषा, एक तरह का धर्म, एक तरह का इतिहास साझा कर रहे हो तो हम उन्हें इथनिक कहते हैं। इथनिक कंपोजिशन जो है इसका वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। देश तो छोटा सा है, लेकिन इसका जो इथनिक कंपोजिशन है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language। क्या आप समझे? बात यह है कि बेल्जियम की जो 59%, 59% पॉपुलेशन जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और वो डच भाषा बोलते हैं। यानी कि बेल्जियम की जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच लैंग्वेज बोलता है। अनदर 40% पीपुल लिव इन द बेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। यानी कि 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं एंड फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और 1% जो रह गए वो लोग बेल्जियन जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, और जो बेल्जियम है उसकी राजधानी का नाम है ब्रसेल्स, 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। क्या यहां पे क्या प्रॉब्लम है? यहां पे द प्रॉब्लम इज दैट कि जो 59% लोग पूरे देश में हैं, कैपिटल में केवल और केवल 20% हैं, और जो 40% पूरे देश में है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी कैपिटल में 80% है। 40% जो पूरे देश में है वो कैपिटल में 80% है, और जो 59% पूरे देश में है वो कैपिटल में केवल 20% है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, और जो फ्रेंच की स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो वे धनी है और वो वेल डेवलप्ड है। This was resented by Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। लेकिन यहां पे समझने वाली बात है कि जो डच लैंग्वेज वाले लोग हैं, जो पूरे देश में 59% है, कैपिटल में 20% है, उन लोगों को शिक्षा या उनमें विकास बहुत देर से हुआ, कुछ ऐसा ही जैसे हमारे देश में दलितों के साथ हुआ। This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s। 1950 और 60 के समय में इन दोनों समुदायों में जो तनाव हुआ वो अधिक हुआ। किस किस कम्युनिटी में? डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में। और किस दशक में सबसे ज्यादा था? 1950s एंड 1960s के दौर में। The tension between the two communities was more acute in Brussels। लेकिन दोनों में जो तनाव था वो सबसे अधिक कंट्री साइड में कम भी था तो कैपिटल में ज्यादा था, क्योंकि कैपिटल में रहने वाले अधिकांश लोग जो होते हैं वो संपन्न और समृद्ध होते हैं। तो इन दोनों समुदायों में जो तनाव था वो अधिक तनाव कैपिटल में था। Brussels presented a special problem। The Dutch-speaking community, Dutch-speaking people constitute a majority in the country but minority in the capital। समस्या क्या था कि जो माइनॉरिटी है, यानी कि जो 40% लोग हैं वो कैपिटल में 80% है, और जो 59% पूरे देश में है, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है, 20% है। Let us compare this to the situation in another country। एक और राष्ट्र से इसकी हम तुलना करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने पढ़ा इसको दिमाग में रखें हम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसका क्षेत्रफल
और इसकी जनसंख्या दोनों ही हरियाणा से कम है। ये 4 अलग अलग देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। उसके बाद इसका इथनिक कंपोजिशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। क्या है इथनिक कंपोजिशन? 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम lives in Flemish region and speak Dutch language. 40% of the population lives in Wallonia region and they speak French language. On 1% people speak German language. और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी काफी समृद्ध है। उनको शिक्षा, उनके पास धन सब पहले से है, लेकिन जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उन्हें शिक्षा, उनमें विकास बहुत देरी से हुआ। दोनों ही समुदायों में तनाव सबसे अधिक इनके कैपिटल ब्रसेल्स में है। क्यों? क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो 59% पूरे देश में है वो मात्र 20% कैपिटल में है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 40% है पूरे देश में, वो केवल वो 80% है राजधानी में। यानी कि जो मेजॉरिटी है वो कैपिटल में माइनॉरिटी है, जो देश में माइनॉरिटी है वो कैपिटल में मेजॉरिटी है। अब हमसे मैंने आप लोगों से चंद बातें है कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। डॉक्टर बशीर बद्र ने क्या खूब कहा है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरे मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरे कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बस्तर नहीं देखा। क्या खूब लाइन है डॉक्टर बशीर बद्र साहब की। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम श्रीलंका को। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन क्या होता है? आइलैंड क्या होता है? कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा, द पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज बाय ऑल साइड्स। चारों तरफ से, सभी तरफ से अगर कोई जमीन का टुकड़ा पानी से घिरा हुआ तो आइलैंड कहते हैं। तो एक आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। हमारे देश का जो राज्य है तमिलनाडु, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ ऑफ पीपुल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। यानी इसकी जनसंख्या 2 करोड़ है, हरियाणा की जनसंख्या क्या लगभग आसपास। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। साउथ एशिया रीजन के जो देश हैं उनमें जिस प्रकार डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसी प्रकार की डाइवर्सिटी श्रीलंका में भी है। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स। इसमें जो सबसे मेजर ग्रुप है श्रीलंका का वो है सिन्हाला स्पीकर, जो 74% है। 74% श्रीलंका में लोग सिन्हाला भाषा बोलते हैं। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%, और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 18% है। Among Tamils there are 2 subgroups. Tamils में भी 18% में भी 2 ग्रुप है। Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils. Sri Lankan Tamils. The rest whose forefathers came from India as plantation worker during colonial period are called Indian Tamils. 13% तो जो लोग हैं वो जो श्रीलंका के हैं वो नेटिव श्रीलंकन तमिल हैं। और ये कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक शासन जब भारत में चल रहा था तो उस समय हमारे यहाँ के जो कुछ पूर्वज गए हुए थे श्रीलंका, तो उनके जो डिसेंडेंट हैं, ऑफस्प्रिंग्स हुए हैं, उनको हम इंडियन तमिल्स कहा जाता है। इंडियन तमिल्स यानी कि सिन्हाला स्पीकर्स 74% है, 74%।
तमिल स्पीकर्स, ये 18%। इनमें भी दो ग्रुप्स हैं, एक नेटिव श्रीलंकन तमिल एंड सेकेंड इंडियन तमिल्स। ए 5% और ए 18%, सॉरी ए 13%। As you can see from the map, Sri Lanka and Tamils are concentrated in the north and the east of the country. देश के नॉर्थ पार्ट और ईस्ट पार्ट में तमिल लैंग्वेज बोलने वाले श्रीलंकन तमिल से। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स पीपुल आर बुद्धिस्ट, और जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं यह बुद्धिस्ट हैं, यह बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं। While most of the Tamils are Hindus और मुस्लिम, और जो तमिल स्पीकर हैं या तो यह हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं, यानी कि तमिल भाषा बोलने वाले लोग या तो हिंदू हैं नहीं तो मुस्लिम हैं, और सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं। There are about 7% Christian who are both Tamil and Sinhala, यानी कि क्रिश्चियन जो है वो 7% है, 7% है, और ये तमिल एंड सिन्हाला दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। क्रिश्चियन जो 7% हैं वो तमिल भाषा भी बोलते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं। टोटल बात समझिए, सिन्हाला स्पीकर 74% है और बुद्धिस्ट है, तमिल स्पीकर 18% है जिसमें तमिल नेटिव तमिल्स है और इंडियन तमिल्स है, 13% श्रीलंकन तमिल्स है और 5% इंडियन तमिल्स है। और ये तमिल स्पीकर या तो हिंदू है नहीं तो मुस्लिम है। क्रिश्चियन 7% है और यह तमिल भाषा भी बोलते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take the advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. अब अगर हम इसकी तुलना करें बेल्जियम से, तो बेल्जियम क्या करता? 59% लोग तो डच भाषा बोलने वाले हैं, तो क्या डच भाषा बोलने वाले की इच्छाओं को वह फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों पे थोप देता क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है? क्या यह उचित है? This could push the conflict among communities further. लेकिन इससे हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, लेकिन फर्दर आगे चल करके इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। This could lead to a very meshy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. अब इससे समस्या ये होगी कि दोनों ही ब्रसेल्स पे, दोनों ही कैपिटल पे कब्जा करना चाहेंगे और दोनों में युद्ध जैसे सिचुएशन हो जाएंगे। Both sides would claim. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. कह कि अगर वहां तो हम देखें तो 59% ही है, लेकिन यहाँ तो 74% है श्रीलंका में। तो श्रीलंकन का जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो बिगर मेजोरिटी है पूरे के पूरे देश में, तो क्या ये अपनी विल को, अपनी इच्छा को इम्पोज करेगा बाकी जो तमिल्स हैं, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं उन पे? नाउ लेट अस लुक एट व्हाट वुड हैपन इन बोथ दिस कंट्रीज। अब देखते हैं कि दोनों देशों में क्या होता है। हमने दोनों देशों के बारे में जाना, हमने जाना बेल्जियम के बारे में भी, हमने जाना श्रीलंका के बारे में भी। बेल्जियम के बारे में हमने सारी बातें जानी और श्रीलंका के बारे में भी हमने सारी बातें जानी कि श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर 74% है जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, और श्रीलंका में तमिल स्पीकर 18% है जिसमें 13% वहां के ही श्रीलंकन तमिल ही है, और 5% लोग जो यहां से गए हुए थे वो 5% लोग कॉलोनियल पीरियड में वो 5% इंडियन तमिल्स हैं जो कि हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, 7% क्रिश्चियन हैं जो कि तमिल हैं और सिन्हाला हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास बेहतर अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।